हेलो बच्चों, तो हम लोग चैप्टर नंबर 12 एटम्स का पूरा रिवीजन 10 मिनट के अंदर करने वाले हैं। ये है आपके लिए टर्बो सीरीज। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए और पूरा रिवाइज कर लीजिए। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है अपनी टर्बो सीरीज। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ये पीसीएम, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अलग अलग और पीसीएमबी भी एक साथ है। और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ। बेटा 20 से 25 सवाल ही पर चैप्टर है, यानी आसानी से इन सवालों को आप बेटा कर पाएंगे। और फुली सॉल्व है तो सॉल्यूशन के लिए किसी टीचर भैया दीदी के पास भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं। और इस कोर्स को मजबूती देने के लिए मैंने क्लास 12 फिजिक्स के एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशन, एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के इसमें ऐड करती हैं। जो बच्चा इसकी मदद लेना चाहे वो ले सकता है। तो शॉर्ट रिजल्ट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए। जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। लेके लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला मॉडल एटम का, जे थॉमसन द्वारा दिया गया। क्या हुआ 1897 में, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज खोज कर ली, डिस्कवरी कर ली, तो उसके बाद उन्होंने एक मॉडल दे दिया, थॉमसन मॉडल। उन्होंने क्या बोला कि भाई जो एटम होता है उसके अंदर ये पूरे जो फैले ये पॉजिटिव चार्ज फैले रहते हैं पूरा, और बीच में धसे होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये कहीं भी धसे हो सकते हैं। इसको वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला गया, क्योंकि वाटर तरबूजे के अंदर लाल कलर में एक बीज कहाँ होंगे किसी को नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा इस तरह का मॉडल जो है ये प्लम पुडिंग मॉडल है। और थॉमसन का मॉडल टिक नहीं पाया मैदान में ज्यादा दिनों के लिए। वैसे 10-11 साल चला, रदरफोर्ड के मॉडल के आने तक ही चला, लेकिन उसके बाद ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी अलग अलग, वो अलग अलग क्यों आती हैं। साथ में जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ रदरफोर्ड का, उसमें लार्ज एंगल स्कैटरिंग को भी एक्सप्लेन करने में ये कामयाब नहीं हुए। अब ये अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 1911 में किया गया। रदरफोर्ड के दो शिष्य थे, उन्होंने उससे बोला करने के लिए, और उन्होंने किया और समझदारी दिखाई क्या होता है। तो इसमें किया क्या था कि एक यहाँ पर आपने ले लिया था लेड का ब्लॉक, और यहाँ पर रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था, बिस्मिथ वगैरह, जिससे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं। तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है। यहां से अल्फा पार्टिकल निकला, कोलीमेटर लगा देते हैं, यानी वो बीम कर देता है, भागे ना, एक ही दिशा में हिट करें। और ये गोल्ड फॉयल लेते हैं। गोल्ड फॉयल इसलिए क्योंकि गोल्ड फॉयल को पटक दबा दबा के कंप्रेस करके उसकी चादर के रूप में पतली फॉयल बनाई जा सकती है, और उसके ऊपर पड़ेगा। और यहां पर ये जो पूरी चीज को हम लोग वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं, और यहां पर जिंक सल्फाइड का लेप लगा देते हैं स्क्रीन पर, जिससे जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़े, अल्फा पार्टिकल यहां पे पड़े, तो ये दिखाई पड़े कि चमक उत्पन्न हो, और उस चमक को हम माइक्रोस्कोप से गिन लेंगे। तो ये जो एंगल है, दिस इज नोन एज ए स्कैटरिंग एंगल। अब इस स्कैटरिंग एंगल में जब ये परफॉर्म किया गया तो देखा क्या गया कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल हैं वो तो अनडिवेटेड निकल गए। अधिकतर देखिए बहुत सारे जो थे, बहुत सारे पार्टिकल, उसका स्कैटरिंग एंगल लगभग 0 या बहुत ही छोटा रहा। जिनका 90 या 90 से ज्यादा रहा, वो 8000 में केवल एक पार्टिकल था। और जिनका 180 डिग्री रहा, मतलब पड़ा और लौट गया, वो रेयरेस्ट थे, कभी कधार। तो अधिकतर सीधे निकल गए। बहुत कम ऐसे रहे जो 90 डिग्री से ज्यादा का स्कैटरिंग एंगल दिखा पाए, और साथ में 180 डिग्री दिखाने वाले तो रेयर रहे। तो इससे इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट का जामा पहना दिया कि भाई इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अधिकतर स्पेस खाली है, तभी तो अधिकतर लोग सीधे निकल गए। और जो इसके जिनका जो स्कैटरिंग एंगल है 90 से ज्यादा है, उसका कारण ये रहा कि इनके एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो लगभग एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड है, जिसे उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस, जहां पर आपको बोला गया कि उसका पूरा चार्ज पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा मास केंद्रित है। साथ में ये जो एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितने यहां पर न्यूक्लियस में मिल रहे हैं पार्टिकल, उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता हुआ आपको मिलेगा। साथ में एक आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो अल्फा पार्टिकल में अल्फा पार्टिकल फेंका गया था या थ्रू किया गया था न्यूक्लियस की तरफ, वो यहां से काइनेटिक एनर्जी दी गई, यहां तक आएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी प्लस चार्ज, न्यूक्लियस में भी प्लस चार्ज। तो यहां रिपल्शन की वजह से यहां तक आता है, मोमेंटरली रेस्ट पर रहता है, वापस चला जाता है। कितने करीब तक पहुंचा, दिस
दिस इज आर नॉट और दिस इज नोन एज ए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट की गई अल्फा पार्टिकल के लिए तो आर नॉट इक्वल टू 4 kZe² अपॉन mv² आ जाता है। ये एक्सप्रेशन है, ये इसका डेरिवेशन वगैरह भी बहुत पूछा जाता है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और ये एस्टिमेशन क्या रहा, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करीबन 1 फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर तक दिखी। तो ये अंदाजा लग गया एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज की, इतना छोटा न्यूक्लियस होता है। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है बेटा, जब अल्फा पार्टिकल को हम उसकी तरफ थ्रो करते हैं न्यूक्लियस की तरफ, तो न्यूक्लियस से जो जो वेलोसिटी वेक्टर है अल्फा पार्टिकल का, वो कितना परपेंडिकुलरली दूर होता है, दिस इज नोन एज ए इंपैक्ट पैरामीटर। जब इस न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल थोड़ी एक काम भर की दूरी पर हो, वरना तो रिफ्लेक्शन ये घूम जाएगा, मतलब स्कैटरिंग एंगल दिखाएगा। दूरी पर इसकी एक्सेस से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे वेलोसिटी वेक्टर है, उसे बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर में बी अगर लार्ज होता है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, लार्ज होने का मतलब है दूरी है, तो लगभग ये सीधा चला जाएगा। डायग्राम गलत बना दिया, ऐसे बन जाना चाहिए। और बी अगर स्मॉल है, अगर ये देखिए पास में भी, तो स्कैटरिंग एंगल ज्यादा मिलेगा क्योंकि रिपल्शन का फोर्स ज्यादा लगा पाएंगे पास होने की वजह से। और बी अगर 0 है, ये पूछा बहुत जाता है तीसरा वाला, तो इसको पकड़ के रखिए। बी का मतलब है कि ऐसे जा रहा है और ऐसे ही वापस आ गया, देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कब होता है, जब इंपैक्ट पैरामीटर इसी दिशा में आपका अल्फा पार्टिकल चल पड़ता है, इंपैक्ट पैरामीटर अगर 0 है तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब रदरफोर्ड का मॉडल आ जाता है पिक्चर में। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या इन्होंने बोला कि भाई जो जो एटम के अंदर एक कोर होता है जिसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा मास केंद्रित रहता है, उस कोर को उन्होंने न्यूक्लियस बोला। और उन्होंने साथ बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर है, जबकि एटम का साइज 10⁻10 मीटर के बराबर है, यानी न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा है आपके एटम से। साथ में एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितना इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है उतना ही न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो किसी भी चीज को अगर सर्कुलर फैशन में चक्कर लगाना है तो उसको सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। ये सेंटीपिटल फोर्स इनको मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बियन फोर्स से। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अब इनके में जो रदरफोर्ड का मॉडल था, इसमें कई खामियां आई जिससे ये भी ढह गया। इसमें पहली बात कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। स्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो गोल गोल चक्कर लगा रहा है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। जो सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाता है कोई भी पार्टिकल, तो एक्सेलरेटेड मोशन है, और एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालने लगेगा। जब एनर्जी का लॉस होगा तो इसका ये क्या करेगा, रेडियस कम हो जाएगा, थोड़ी देर में जाके ये न्यूक्लियस में भस्म हो जाएगा स्पाइरल पाथ लेता हुआ। तो स्टेबिलिटी का सवाल हो गया कि ये काम हो नहीं सकता। दूसरी बात, अगर ये इसका लगातार यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी बदल रही है, तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था वो कॉन्टिन्यूअस मिलना चाहिए था, जबकि वो कॉन्टिन्यूअस मिलता नहीं है। तो ये दोनों बातें खिलाफ चली गई रदरफोर्ड के। फिर नील बोर पिक्चर में आया कि रुक जाइए, रदरफोर्ड ने जो बातें बोली हैं वो तो फिल्म का एक ट्रेलर है, मैं आपको पूरी पिक्चर दिखाता हूं। तो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने 3 पोस्टुलेट दी 1911 में। और पहला पोस्टुलेट क्या था, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसके वो एक कुछ ऐसी परमिसिबल ऑर्बिट्स रहती हैं जिनमें चक्कर लगाएगा तो नो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं रेडिएट करेगा। इसे बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स। तो हाइड्रोजन के पास कुछ स्पेसिफिक ऐसी ऑर्बिट्स रहती हैं जिनमें चक्कर लगाने पर वो एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। दूसरा पोस्टुलेट में बताया कि वो स्टेबल ऑर्बिट्स कौन सी होंगी, तो वो होती हैं स्टेबल ऑर्बिट्स जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो अगर किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम nh/2π है या h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो वो स्टेबल ऑर्बिट्स होंगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तीसरा उन्होंने पोस्टुलेट क्या बताया कि अगर ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है उसके बराबर एक फोटोन रिलीज कर देता है। तो फोटोन की वैल्यू हो गई hν, और अगर कम से ज्यादा जाएगा तो फोटोन एब्जॉर्ब कर लेगा। ये 3 पोस्टुलेट्स आपकी बोर की आ गई। अब उसके बाद रेडियस एंड स्पीड ऑफ nth ऑर्बिट। जब nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो रेडियस का फॉर्मूला ये याद रखिएगा, मैं पूरा पढ़ के नहीं दिखा रहा हूं, ये कई जगह लग जाता, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है लेकिन थोड़ा पकड़ लीजिएगा। और साथ में अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, पहली ऑर्बिट के हाइड्रोजन के लिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए z बराबर 1 और ऑर्बिट n बराबर 1, तो ये r0 कहलाती है, इसी को बोर रेडियस बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। बोर रेडियस क्या है हाइड्रोजन के लिए, सबसे इनर ऑर्बिट पे जो चक्कर लगाया जा रहा है। और उस बोर रेडियस में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, c/137। और nth ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए ये फॉर्मूला सवाल आने लगे हैं, तो r=n² × r0 हाइड्रोजन के लिए। कोई और एटम है तो उसमें z भी इंट्रोड्यूस कर देना, n² r0/z। और
nth ऑर्बिट की बात करें हाइड्रोजन के लिए तो Vn की वैल्यू C/137 हो जाने वाली है। बोर रेडियस मैंने समझा दिया। हाइड्रोजन के लिए इनर मोस्ट ऑर्बिट में जो चक्कर लगा रहा होता है इलेक्ट्रॉन, उसकी रेडियस जो कि करीबन होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर, और ये इन जनरल हाइड्रोजन के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर रेडियस में, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल एनर्जी का, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकलेगा। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इसको टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना तो ये फॉर्मूला वैलिड हो जाता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n है नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसमें वो चक्कर लगा रहा है। अब स्पेक्ट्रल सीरीज होती है, स्पेक्ट्रल सीरीज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो वो रेडिएट करता है कुछ लैम्डा, वो किस रीजन में फॉल करेंगे उनका नाम क्या है, तो वो 1 अपॉन लेमडा निकालने के लिए रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू है 1.0973 10⁻⁷ पर मीटर, और NF स्क्वायर माइनस एन, ये इनिशियल ऑर्बिट है, ये फाइनल ऑर्बिट है, उसको याद कर लीजिए। अब उसके बाद क्या होता है लेमन सीरीज, लेमन सीरीज में क्या होता है कि फाइनली वो फर्स्ट ऑर्बिट में आता है उससे बड़ी ऑर्बिट से, तो 2 3 4 से पहले में आ जाएगा तो लेमन सीरीज हो जाएगी जो कि यूवी रीजन को बिलोंग करती है। बामर सीरीज जब NF बराबर 2 यानी फाइनल ऑर्बिट 2 होगी उससे ऊपर की सीरीज से, तो ये बामर सीरीज है, विजिबल रीजन में आएगी। फिर पाश्चन सीरीज जब NF बराबर 3 हो यानी तीसरे में आए फाइनली, तो पाश्चन सीरीज हो जाएगी ब्रैकेट में NF बराबर 4, जब 4 सीरीज में आएगा तो ब्रैकेट हो जाएगा। फिर फ्रंट सीरीज होती है अगर NF बराबर 5 है तो पांचवी इंफ्रारेड रीजन में सब फॉल करती हैं। बामर सीरीज विजिबल में है, पहली वाली यूवी में है, बाकी सब इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है बेटा, एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट मेजरमेंट के अनुसार जो डिफरेंट ऑर्बिट्स के एनर्जी लेवल हैं उसको जब आप लिख देते हो, देखिए ये n बराबर 1 पे इतना एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के लिए, और ये n बराबर 2 के लिए लिखा हुआ है, और ये n बराबर 3 के लिए लिखा हुआ है। इस तरह से इसे बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम प्रॉपर स्केलिंग के साथ में। अब आता है कि डी ब्रॉय का एक्सप्लेनेशन, कि जो सबसे बड़ी पजल ये हो गई थी कि जो बोर साहब ने सेकंड हाइपोथेसिस दी थी कि एंगुलर मोमेंटम NH/2π होना चाहिए तो वो स्टेबल ऑर्बिट हो जाएगा, तो वो H/2π या NH/2π कहां से आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपके एग्जाम में बहुत आता है। तो डिब्रॉय ने इसको समझाया, उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है क्योंकि ये एनर्जी नहीं निकाल रहा तो स्टेशनरी वेव बना रहा है, और किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी वेव अगर बना रहा है तो उसका टोटल डिस्टेंस 2πrn के बराबर होना चाहिए, 2πr के बराबर। तो ये 2πr क्या है, इसका सर्कमफ्रेंस, और टोटल डिस्टेंस 2πr हो गया। nth ऑर्बिट में है तो 2πrn, 2πrn की वैल्यू हो जाएगी n लेमडा के बराबर, एक वेवलेंथ दो वेवलेंथ जो स्टेशनरी वेव्स की हैं, और लेमडा की वैल्यू जो डिब्रॉय वेव बताते हैं h/p, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए h/mv। ये देखिए 2πrn लेमडा की जगह H/mvr। अब यहां पर देखिए इस Rn के साथ mv को मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या है एंगुलर मोमेंटम mv लीनियर मोमेंटम Rn, और ये NH/2π ये क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। ये जो पजल थी ये सॉल्व कर दी थी हमारे डिब्रॉय साहब ने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तैयारी कर लीजिएगा। 10 मिनट के अंदर मैंने आपको सवाल रिवीजन करा दिया इस चैप्टर का, उसको अच्छे से कर लीजिए, और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सुपर इजी फिजिक्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।